Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you again back to my YouTube channel or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great, and in this particular class we are going to cover essay number 240 that talks about auditor's responsibility in relation to fraud in the audit of the financial statement. essay number 240 को इस क्लास में लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स हैं CA फाइनल ऑडिट एज वेल एज CA इंटर ऑडिट के लिए आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दो स्टैंडर्ड, लेकिन essay नंबर 240 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे दैट वी वांट essay नंबर 240 क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता है, राइट। तो इस क्लास में इस स्टैंडर्ड को हम समझा के ही भेजेंगे आपको, ऐसी एश्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, आपने चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटिंग टू ऑडिट and other sort of videos that may help you to clear your exams in a better way. Coming back to this lecture, essay number 240 वाला ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगी ये CA फाइनल एज वेल एज CA इंटर दोनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। रीजन बीइंग ये कॉमन स्टैंडर्ड है जो दोनों ही लेवल पे एप्लीकेबल है। डिफरेंस है इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस का। CA इंटर पे ये स्टैंडर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू CA फाइनल। CA फाइनल पे जो इस स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे नंबर 240 आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है CA फाइनल में, लेकिन आपके MCQs के स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करके या फिर किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिक्स करके आपको फ्रॉड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटर की लेवल पे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही है फ्रॉड का, तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए एनीवेज इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा 30 से लेकर 40 मिनट तो मिनिमम आप पकड़ के चलो इस लेक्चर के लिए, क्योंकि इससे कम तो मेरे वैसे भी कोई लेक्चर होते ही नहीं है, क्योंकि इससे कम टाइम में तो आप क्या ही ऑडिट पढ़ोगे, राइट। तो 30 से लेकर 40 मिनट अगर आप इस लेक्चर पे इन्वेस्ट करते हो, आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि ऐसे नंबर 240 में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कमिंग बैक टू अनदर थिंग, हैंड रिटन नोट्स मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई एम मेकिंग न्यू नोट्स एंड ऑल्सो आई डोंट हैव टाइम कि उन नोट्स को मैं बनाऊँ, बट मुझे लेक्चर्स डालने हैं तो इस वजह से आई एम यूजिंग वट एवर मटीरियल आई हैव इन माई हैंड। तुम्हारे पास जो भी मटीरियल है तुम उसको यूज़ करोगे, तुम्हें सेम ही कंटेंट मिलेगा। सिर्फ मेरी बात को आप ध्यान से सुनते जाना। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बात करूंगी, विदाउट एम्बिग्यूटी में बात करूंगी, ताकि मेरे शब्द जब आपके कानों तक पहुंचे तो आपके दिमाग पे वो प्रिंट होने चाहिए, राइट। ओके, ऐसे नंबर 240 किसकी बात करता है? ऐसे नंबर 240 बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। फ्रॉड ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे दोस्तों ने आपके ऑडिटर के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है। क्या सेट किया आपके ऐसे दोस्तों ने ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्टिव? ऐसे दोस्तों कहता है कि आपके ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि जिस भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चेक कर रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से हो रही हो या फ्रॉड की वजह से हो रही हो। बिकॉज क्योंकि आपके ऑडिटर को एक रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड की वजह से कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इस वजह से ऐसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्टिव लगाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फ्रॉड, राइट। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि एरर और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस क्या है। एरर और फ्रॉड दोनों ही मिस स्टेटमेंट्स हैं। एरर भी गलतियां हैं और आपका फ्रॉड भी एक गलती ही है। डिफरेंस है इंटेंशन का। एरर जब होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां पे आपकी मैनेजमेंट की, TCWG की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की कोई भी गलती नहीं होती है, मतलब उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है वो गलती करने की। वेयर एज अगर मैं फ्रॉड की बात करूं तो आपकी मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज, TCWG की इंटेंशन होती है
मिस स्टेटमेंट करने की। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड इज ऑफ इंटेंशन, राइट। मतलब जहां पे आपकी मैनेजमेंट जानबूझ के एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसको कोई डिस्क्लोजर देना था, उसने वो डिस्क्लोजर नहीं दिया, जानबूझ के, वो फ्रॉड है। जानबूझ के वो फिक्टिशियस एंट्री डाल रही है, वो फ्रॉड है। जानबूझ के आपकी मिस एप्रोप्रिएशन कर रही है एसेट की, वो फ्रॉड है। जानबूझ के उसको रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज करना था, उस रेवेन्यू को वो आज रिकॉग्नाइज ना करके फ्यूचर में डेफर कर रही है, या फिर एडवांस में रिकॉग्नाइज कर रही है, या फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, वो फ्रॉड है। जानबूझ के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, जिस अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके आपकी एंटिटी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए, उन अकाउंटिंग पॉलिसीज की वो मिस एप्लीकेशन कर रही है, ये फ्रॉड है। समझ में आया? सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड इज ऑफ इंटेंशन। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आपको इस स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड एक तो आपके ऑडिटर को बताएगा कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ताकि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो रही है उसको ढूंढ सके और अपना अप्रोप्रिएट वहां पे एक्शन ले सके। उसके साथ साथ ये स्टैंडर्ड आपको ये भी बताता है कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, मतलब फ्रॉड किन वे से हो सकता है, ये स्टैंडर्ड आपको एग्जांपल्स देता है, राइट। तो यहाँ पे आपको दो वेज के, दो कंटेक्स्ट में आपको कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, एक आपके ऑडिट प्रोसीजर्स और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चंस, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं बताती हुई चलूंगी कि कौन सा आपका ऑडिट प्रोसीजर्स है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आपके दिमाग में इस स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है? 3 ऑब्जेक्टिव लगाता है ऐसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर। ऐसे नंबर 240 कहता है कि ऑडिटर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रॉड। इन सिंपल वर्ड ऐसे नंबर 240 कहता है कि ऑडिटर तुम्हें परफॉर्म करने हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, वही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो आपका ऑडिटर कहां पे परफॉर्म करता है? ऐसे नंबर 315 में परफॉर्म करता है। तो ऑडिटर तुम्हें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या करना है? तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कैसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो हो सकती हैं फ्रॉड की वजह से। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव जो आपका ऐसे नंबर 240 ऑडिटर के ऊपर लगाता है, दैट इज कि जब तुम एक बार रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लोगे, उसके बाद जो भी तुम्हारे यहां से रिजल्ट मिलेंगे उनको बेस बनाकर तुम्हें क्या परफॉर्म करने हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। इन सिंपल वर्ड, पहले आपको क्या लगाना है? 315 लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है ऐसे नंबर 330, और आपका ऑडिटर ऐसे नंबर 330 लगा के क्या ऑब्टेन करेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि जो भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो फ्रॉड की वजह से है या नहीं है। और अल्टीमेटली तीसरी बात जो आपका ऐसे नंबर 240 कहता है कि ऑडिटर तुम्हें करना है उसके बाद रिस्पोंड। रिस्पोंड का मतलब कि जब तुम्हें मिस स्टेटमेंट मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ फ्रॉड, या अगर नहीं मिली तो उस केस में तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आएंगी आपके रिस्पॉन्स वाले पार्ट में। तो आपको इन शॉर्ट ऐसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव कौन से लगाता है कि ऑडिटर को सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है, उसके बाद अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के उसके जो भी रिजल्ट है उसको बेस बनाकर उसको अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करने हैं। उन रिस्पॉन्सेज से उसको जो भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे उसको एक कंफर्ट मिलेगा कि मेरी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो फ्रॉड की वजह से हो रही है, और अल्टीमेटली उसको रिस्पोंड करना है अप्रोप्रिएटली इन द सिचुएशन, जो भी वहां पे सिचुएशन होगी, राइट। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए बाय हार्ट, मतलब ये 3 वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 315 लगाना है, 330 लगाना है और रिस्पोंड करना है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि ये फ्रॉड होता क्या है और इसका नेचर क्या है।
आप फ्रॉड से होने वाली मिस स्टेटमेंट को तब आइडेंटिफाई कर पाओगे, उनका इंपैक्ट तुम्हारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ रहा है इसको तब इवेल्युएट कर पाओगे जब तुम्हें पहले पता होगा कि फ्रॉड होता क्या है। तो फ्रॉड, जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक इंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जो करता कौन है? आपकी मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट के साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज करते हैं। पर्पस क्या है फ्रॉड को करने की? आपकी मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कोई भी अनजस्ट बेनिफिट लेना चाहती है या इलीगल एडवांटेज लेना चाहती है। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो वो उसके कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको मीट करना चाहती है। सिंपल सी वर्ड, अगर मान लो आपकी मैनेजमेंट कहती है कि इस साल मुझे कम टैक्स पे करना है, अगर आपकी मैनेजमेंट को इस साल कम टैक्स पे करना है तो इसका मतलब मैनेजमेंट अपनी रेवेन्यू को कम दिखाना चाहेगी, तो जिस वजह से हो सकता है वो रेवेन्यू की रिकग्निशन को फ्यूचर में डेफर कर दे और इस साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू दिखाए ही ना। अगर रेवेन्यू कम होगा तो एंटिटी का प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। तो ये क्या हुआ? ये फ्रॉड हुआ। तो फ्रॉड क्यों किया जाता है? अनजस्ट इलीगल बेनिफिट लेने के लिए किया जाता है, राइट। फिर आगे लिखा है कि मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, जो मैंने बताया, एरर की वजह से और फ्रॉड की वजह से। एरर और फ्रॉड में जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटेंशन का। हमारा ऑडिटर किस टाइप की मिस स्टेटमेंट से कंसर्न है इस स्टैंडर्ड में? वो मिस स्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से हो सकती हैं। और दो टाइप की मिस स्टेटमेंट ऐसी हैं जो फ्रॉड की वजह से होती हैं। एक तो होती है आपकी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरी होती है आपकी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब उसने रिपोर्टिंग करी है उसमें फ्रॉड किया है, दैट इज फ्रॉड, राइट। उसके साथ साथ अगर कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, एसेट में तुमने कोई भी आपकी मिस एप्रोप्रिएशन करी है, कोई भी मिस कैलकुलेशन करी है, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, चोरी करी है, कुछ भी किया है, दैट इज योर फ्रॉड, राइट। तो आपको इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से क्या लर्न करना है? कुछ भी नहीं लर्न करना है, राइट। यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि दो टाइप की इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं। एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ये दोनों ही फ्रॉड की डेफिनेशन में कवर होंगे, राइट। अभी तक याद करने की चीज क्या है कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? वो 3 पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड, ये फ्रॉड को प्रिवेंट करने की, डिटेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मतलब क्या मेरे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड होना ही नहीं चाहिए? आंसर इज नो। फ्रॉड को प्रिवेंट करने की, डिटेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, उन लोगों की है जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की। और वो लोग कौन है? आपके मैनेजमेंट, आपकी टीसीडब्ल्यूजी। तो फ्रॉड को प्रिवेंट करने की, डिटेक्ट करने की प्राइमरी मतलब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी मैनेजमेंट की है, टीसीडब्ल्यूजी की है। आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑनेस्टी का कल्चर क्रिएट करे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करे, वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, इंटरनल कंट्रोल्स बनाए कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हो ही ना, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट की है। एग्जाम में यहां से भी एज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, बनेगा भी तो आप इजीली लिख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेक्निक क्या है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। मैंने आपको क्या बोला? दो वेज हैं जिन वे से इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट की जा सकती है, मतलब जिस वे से फ्रॉड किया जा सकता है, जिसमें से एक क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी मैनेजमेंट कर कैसे सकती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है पहले ये समझो। सिंपल सी बात है कि जब आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जब आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी, उसमें वो फ्रॉड करेगी। मतलब आपकी मैनेजमेंट अगर जब अपनी जर्नल एंट्री डालेगी वहां पे या तो वो कोई फिक्टिशियस जर्नल एंट्री डाल रही है या फिर इस वे से वो जर्नल एंट्री डाल रही है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम उस टाइम पे फ्रॉड कर रही है, दैट इज नोन एज द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग। किस किस वे से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है? मैनिपुलेशन, फोल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप अपने जर्नल को, अपने लेजर को, अपने ट्रायल बैलेंस को, उसको मैनिपुलेट कर दो, झूठी मूठी उसमें एंट्री डला दो, फोल्सिफिकेशन कर दो, ऑल्टर कर दो, लिखना था 2000 लिख दो 20,000, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ये सब क्या है? ये फ्रॉड है। उसके साथ साथ तुम जानबूझकर कोई इंटेंशनल ओमिशन अगर कर रहे हो किसी भी ट्रांजैक्शन की, किसी भी इवेंट की, या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसी भी ट्रांजैक्शन की, किसी भी इवेंट की, वो भी क्या है? फ्रॉड। इंटेंशनल ओमिशन मतलब मान लो मैंने एक ट्रांजैक्शन करी है अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ, मैंने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं, तो ये भी क्या है? फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। फिर कहता है जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बात करते हैं कि आपको ऐसे क्लासिफिकेशन करनी है, आपको ऐसे डिस्क्लोजर देना है, आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है। कैसे? मान लो कि मेरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो बताते हैं कि आपको किस आइटम को रेवेन्यू में लेके जाना है, किस आइटम को आपको कैपिटल में लेके जाना है। आप उसमें क्या कर रहे हो? मिस एप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज की मिस एप्लीकेशन कर रहे हो, गलत वे से एप्लीकेशन कर रहे हो, वो भी क्या है? फ्रॉड है। उसके साथ साथ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो। इस बार सेल हुई ही नहीं, जानबूझ के डेटर्स आपने खड़े कर दिए क्योंकि आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हो, आप अपनी बुक्स जो आपकी बैलेंस शीट है उसकी पोजीशन आप अच्छा दिखाना चाहते हो, तो वो क्या हो गया? ये भी फ्रॉड है। अगर आप जब आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लेती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, अकाउंटिंग एस्टीमेट लेने के लिए आपकी मैनेजमेंट को अजम्पशंस लेनी पड़ती है, जजमेंट्स लेनी पड़ती है। उन जजमेंट को लेते वक्त, उन अजम्पशन को लेते वक्त आप इनएप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर रहे हो, मतलब जानबूझ के ऐसी अजम्पशन ले रहे हो ताकि आपके जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आए। ये भी क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। रेवेन्यू की रिकग्निशन या तो आप कर ही नहीं रहे, ओमिट कर रहे हो, या आप एडवांस में रेवेन्यू बुक कर रहे हो, या फिर आप रेवेन्यू को फ्यूचर में डेफर कर रहे हो, ये भी क्या है? फ्रॉड है। उसके साथ साथ कोई फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसको कंसील किया, ये भी फ्रॉड है। आप जानबूझ के ऐसी ट्रांजैक्शंस में एंगेज हो रहे हो विच इज कॉम्प्लेक्स इन द नेचर ताकि आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर सको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगेन इट इज फ्रॉड। या फिर आप अपने किसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, दैट इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, या फिर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉर्मली आपके बिजनेस में नहीं होती, इस साल हुई है, उससे रिलेटेड अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर रहे हो, वो भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो भी फ्रॉड है। फिर से बता देती हूं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस वे से हो सकती है। जब आप इन पॉइंट्स को याद करोगे, आपको ध्यान में रखना है कि मुझे अपने अकाउंट्स को खराब करना है, अपने अकाउंट्स में फ्रॉड करना है, तो आप कैसे कैसे कर सकते हो? नंबर 1, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप फोल्सिफिकेशन कर सकते हो, आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनकी आप मिस एप्लीकेशन कर सकते हो। फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज बुक सकते हो। जब आप अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लोगे, उनके अजम्पशन लेते टाइम आप इनएप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर सकते हो। किसी भी जो आपका रेवेन्यू है उसको आप एडवांस में बुक कर लो, फ्यूचर में बुक कर लो, या तो बुक ही मत करो। वाओ, ये होता है ज्यादा पैशन लाने का नतीजा। ठीक है, तो ये सारी वेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो। फिर आता है, मैंने क्या बोला था, 2 वेज हैं जिससे आप इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट कर सकते हो। दूसरी कौन सी थी? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मतलब आप एसेट में मैनिपुलेशन करोगे। अगर आपको इन चीज़ों को समझना है, इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है, तो अपना दिमाग बनाओ एक चोर का कि आपको चोरी करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट? आप हमेशा याद रखना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करना ईजी किस में होता है? जहां पे आपके स्मॉल और इमटेरियल अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैं कह रही हूं कि मैंने 5 करोड़ रुपए की मशीनरी मंगवाई, बट एक्चुअल में पेमेंट रिलीज कर दी पर मशीनरी आई नहीं, तो ये एक ऐसा बड़ा अमाउंट है जिसको पकड़ना ऑडिटर के लिए ईजी होगा। लेकिन अगर आप इमटेरियल छोटे छोटी चोरियां करो, छोटे छोटे एसेट्स को अपनी जेब में डालते रहो और लेके चले जाओ, तो ऐसे फ्रॉड को पकड़ना आपकी मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल होता है और आपके ऑडिटर के लिए भी मुश्किल होता है। राइट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे की जा सकती है? बाय एम्बेजलिंग द रिसीट।
मतलब मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक डेटर दिख रहा था एसेट साइड, उसने पैसे दिए पर आपने पैसे ले लिए पर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके अकाउंट को सेटल ही नहीं किया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एम्बेजलिंग द रिसीट। दूसरा, आप स्टील कर लो फिजिकल एसेट को, चोरी कर लो, या फिर जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपकी कंपनी का कोई फॉर्मूला है, आप उसको अपने कंपेटिटर को बेच दो, तो ये भी क्या हुआ, ये भी स्टीलिंग हुआ। तो आप स्टील कर रहे हो, चोरी कर रहे हो फिजिकल एसेट की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये भी क्या हुआ, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हुआ। आप अपनी एंटिटी को ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करवा रहे हो जो उसने रिसीव ही नहीं करी। मतलब मान लो आपने बोला कि मैंने एक टेबल खरीदा है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, ठीक है, आपने 10,000 रुपए का टेबल खरीदा, बट एक्चुअल में कितने का था वो, 5,000 रुपए का। बाकी 5,000 रुपए कहाँ गए, तुम्हारी खुद की जेब में गए। एंटिटी ने कितने गुड्स के लिए पेमेंट करी, 10,000 रुपए की, बट आए कितने, 5,000। तो जितनी तुम्हारी वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा की तुम पेमेंट करवा रहे हो, तो ये क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उसके साथ साथ एंटिटी के एसेट को पर्सनल यूज के लिए तुम यूज कर रहे हो। मतलब तुम्हें कोई प्रिंट लेना है अपने घर का तो ऑफिस में आके लेते हो, पेंसिल चाहिए तुम्हारे बच्चों को तो तुम ऑफिस की पेंसिल लेके जाते हो। तो मतलब यू आर यूजिंग द एसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर पर्सनल पर्पस, दैट इज ऑल्सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किस वे से हो सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस वे से हो सकती है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें अभी तक ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Moving forward to another important question, that is fraud risk factors. Again, अभी तक मैंने ऑडिट की बात ही नहीं करी, अभी तक हम सिर्फ समझ रहे हैं कि फ्रॉड हो कैसे सकता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स अगर आपकी ऑडिटर को दिखे जब वो ऑडिट कर रहा है तो उसको चौकन्ना हो जाना चाहिए, उसको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना चाहिए कि हो सकता है इन फैक्टर्स की वजह से ये इंडिकेशन है कि फ्रॉड है, राइट। तो आपके 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके जो इंडिकेशन होते हैं आपकी फ्रॉड की। कौन कौन सा, नंबर 1 इज इंसेंटिव्स/प्रेशर। आप खुद को इमेजिन करो, आप नॉर्मली फ्रॉड कहां पे करोगे, फ्रॉड वहां पे किया जाता है जहां पे या तो आपको कोई बेनिफिट नजर आता है, मतलब आपको कुछ इंसेंटिव वहां पे मिलने वाला है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर मतलब कि आपने लोन लिया हुआ है, आपने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, बट आपकी एंटिटी के पास अब पैसे नहीं है कि आप लोन को वापस रीपे कर दो, या फिर आपके ऊपर जो बंदा कैश को हैंडल कर रहा है उसके पास, उसके ऊपर, सिर के ऊपर कोई लोन है पर उस लोन को रीपे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है। तो ये क्या है, एक इंडिकेशन है कि अगर आपका ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है उसको आपकी एंटिटी के ऊपर एक ह्यूज लोन दिखाई देता है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दिखाई देती है, और ये दिखाई दे रहा है आपके ऑडिटर को कि उसको मीट करने का कोई सोर्स आपकी एंटिटी के पास अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है आपकी एंटिटी ने फ्रॉड किया हो। सो देयरफॉर इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो क्या लिखा है, प्रेशर मतलब अगर आपकी एंटिटी के ऊपर कोई आपकी एंटिटी के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, या उस बंदे के ऊपर जो कैश को हैंडल कर रहा है उसके ऊपर कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो इस वजह से वो क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, वो मिस एप्रोप्रिएशन कर सकता है एसेट की, वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। उसके बाद अगर आपके एम्प्लॉइज और आपकी एंटिटी के बीच में कोई एडवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं आपके ऑडिटर को। एडवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या, देखो एडवर्स रिलेशनशिप का मतलब कि मेरी एंटिटी और मेरे एम्प्लॉइज के बीच में रिश्ते खराब हो गए हैं। आपके ऑडिटर को दिखाई दे रहा है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपकी मैनेजमेंट से गुस्सा है, नाराज हैं, तो जब भी आपका एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड होता है वो फ्रॉड कर सकता है, राइट, क्योंकि उसको वो बिलोंगिंगनेस नहीं फील होती। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एडवर्स रिलेशनशिप के, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके एम्प्लॉइज को दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में मेरा ले ऑफ किया जाएगा, मुझे निकाला जाएगा, तो वो बोलेंगे हम तो जा रहे हैं तो साथ में तुम्हें भी लेके जाएंगे, तो इट कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। उसके साथ साथ अगर आपके एम्प्लॉइज को पता है कि जो उनके एम्प्लॉइज कंपनसेशन प्लान्स है या उनके बेनिफिट के जो प्लान्स है या उनका रेम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर है उनको एडवर्सली चेंज किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर कुछ प्रमोशन आपके एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कंपनसेशन आपके एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनको जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी और जो आपकी मैनेजमेंट ने एक्चुअल में कंपनसेशन दिया या प्रमोशन दिया वो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपके एम्प्लॉइज और आपकी मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, एडवर्स रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉइज फ्रॉड कर सकते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट
फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट ने अपॉर्चुनिटी दे के रखी है आपके एम्प्लॉयज को कि कर लो फ्रॉड। मतलब कैसे? आपके मैनेजमेंट ने ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ही नहीं जो फ्रॉड को रोक सके। आपकी मैनेजमेंट, कोई पैटी थेफ्ट होता है, मतलब कोई 100 रुपए की चोरी कर रहा है, कोई 1000 रुपए की चोरी कर रहा है, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, हम तो लाखों में डील करते हैं, हमारे लिए 1000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, वो इग्नोर करती है। तो आप पहले 1000 रुपए चुराओगे, फिर 1 लाख रुपए चुराओगे और फिर आप करोड़ों की चोरी करोगे। सो आपकी मैनेजमेंट अगर अपॉर्चुनिटी देती है तो वहां पे भी फ्रॉड हो सकता है। तो आपके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट? नंबर 1, आपकी जो कैश इन हैंड है वो लार्ज अमाउंट्स में है, मतलब आप बहुत ज्यादा कैश में डीलिंग करते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। मान लो कि जो आपका कैशियर है, अगर उसके पास लाखों में रुपए पड़े रहते हैं कैश में, बैंक की बात नहीं हो रही है, अगर बैंक में है तो वो अकाउंटेड पैसा होगा, मतलब वैसे भी वो अकाउंटेड होगा, बट उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद कहता है जो इन्वेंट्री स्मॉल इन साइज है बट वैल्यूएबल है, और जिसका जो इन्वेंट्री हाई इन डिमांड है, वहाँ पे भी उस वाली इन्वेंट्री में मैनिपुलेशन ज़्यादा हो सकती है। मतलब मान लो मेरी एंटिटी क्या बनाती है, नट बोल्ट्स बनाती है। अब मेरी एंटिटी नट बोल्ट बना रही है, नट बोल्ट इतने इतने होते हैं, दोज नट बोल्ट आर स्मॉल इन साइज, राइट, बट एक्सपेंसिव, और इनकी मार्केट में डिमांड भी है। तो अगर मेरे एम्प्लॉयज इन नट बोल्ट को उठा के ले जाए, और नट बोल्ट को आप काउंट भी नहीं कर सकते अगर वो बहुत छोटे साइज के हैं, जब आप उनकी इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करते हो तो उनको तोला जाता है, ठीक है, वेट के हिसाब से उनकी वेरिफिकेशन होती है, तो उनमें मिस अप्रोप्रिएशन करना है इज ईजी। सो यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू योर employees, you are giving an opportunity to the people who are working in your organization to commit the fraud, right? फिर कहता है कि अगर कोई ऐसे एसेट है जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे बियर बोन्स हो गए, डायमंड्स हो गए, कंप्यूटर चिप्स होगी, जिसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तुम्हारी एंटिटी का, तो वहाँ पे भी आपके एसेट की मिस अप्रोप्रिएशन ईजिली की जा सकती है। या कोई ऐसे एसेट जो स्मॉल इन साइज हैं, मार्केटेबल हैं, और उसमें आपका कोई भी खुद का ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये आपकी एंटिटी का ही एसेट है, तो आपका एम्प्लॉय चोरी करेगा और जाके मार्केट में बेच देगा, कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये आपकी एंटिटी से आया है। तो इस टाइप के एसेट्स में मिस एप्रोप्रिएशन ज़्यादा इजीली होती है। कौन कौन सा बोला मैंने? कैश इन हैंड, ऐसी इन्वेंट्री जो स्मॉल इन साइज है और आपकी वैल्यूएबल इन नेचर है और हाई इन डिमांड है, या फिर इजीली कन्वर्टेबल है। फिर आते हैं, अगर आपके इंटरनल कंट्रोल एसेट के ऊपर अच्छे नहीं लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकती है। इंटरनल कंट्रोल कैसे अच्छे से नहीं लगे हुए? मतलब आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अच्छे से नहीं है, एक ही बंदे के ऊपर आपने एक से ज़्यादा काम डाले हुए हैं, इंडिपेंडेंट चेक नहीं है, तो वो बंदा मिस एप्रोप्रिएशन कर सकता है एसेट की। या फिर जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपके एक्सपेंडिचर का अच्छे से ओवरसाइट नहीं करती है। मतलब आप कहते हो कि मैं घूम कर आया हूँ कंपनी के काम से, 20,000 रुपये का मेरा खर्चा हुआ है, राइट, तो मैनेजमेंट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती कि 20,000 रुपये का हुआ नहीं हुआ, आपसे बिल्स नहीं मांगती और रीइंबर्समेंट कर देती 20,000 रुपये की। तो ये भी क्या हुआ, आपकी मैनेजमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप फ्रॉड करो, राइट। उसके साथ साथ जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो, उनकी जॉब की एप्लीकेशन की आप स्क्रीनिंग नहीं करते, मतलब उसका पास्ट रिकॉर्ड आप चेक नहीं करते, जिसकी वजह से भी वो बाद में जाके फ्रॉड करते हैं। हो सकता है कि अगर आपने जब उनकी जॉब की एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की होती तो आपको पहले से पता होता कि ये एम्प्लॉय आपको हायर नहीं करना क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड खराब है। आपकी एंटिटी अपने एसेट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो इनएडुकेट रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं कि इन वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है। तीसरा फ्रॉड फैक्टर इज योर रैशनलाइजेशन, दैट इज एटीट्यूड। कुछ लोगों की आदत ही होती है चोरी करना, ठीक है, कुछ लोगों को मज़ा आता है चोरी करने में। कई लोगों का करेक्टर होता है जो उनको अलाउ करता है टू कमिट द फ्रॉड, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, राइट। कुछ लोग जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिसरिगार्ड करते हैं टू द नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग द रिस्क, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है एसेट की। मान लो कि मुझे दिखाई दे रहा है, मैं एक सीनियर एम्प्लॉय हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा जूनियर मेरे सामने स्टेशनरी उठा के लेके जा रहा है घर पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का जा रहा है, ठीक है, तो वो डिसरिगार्ड करता है। तो ये क्या है? उसका एटीट्यूड है। तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। आपके जो इंप्लॉयज हैं वो डिसरिगार्ड करते हैं आपकी एंटिटी में लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिसीज क्या कहती हैं, प्रोसीजर्स क्या कहती हैं, वो बिना सोचे समझे मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं एसेट्स की। अगर
बीइंग एन ऑडिटर, जब आप ऑडिट कर रहे हो आपको दिखाई दे रहा है कि आपके एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर डिसप्लेजेंट है, मतलब वो खुश नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुश नहीं है आपकी मैनेजमेंट के साथ, तो उसको क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना यूज़ करना चाहिए कि भाई हो सकता है कि इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ये बंदा यहाँ पे फ्रॉड करे। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सडनली किसी भी एम्प्लॉय का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है ना, कल तक वो स्कूटर पे आता था, आज वो मर्सिडीज पे आ रहा है, तो कैसे आया उसके पास इतना पैसा, राइट। एंड टॉलरेंस फॉर पेटी थेफ्ट, टॉलरेंस फॉर पेटी थेफ्ट मैंने आपको बताया, अगर आपकी मैनेजमेंट छोटे मोटे चोरी को इग्नोर करती है तो इसका मतलब कल बड़ी चोरी भी हो सकती है, क्योंकि आप पहले शेयर देते हो लोगों को, पहले आप बोलते हो, पहले आप कहते हो कि चलो 100 रुपये 200 रुपये गए तो मेरा क्या जा रहा है, बाद में वही इंप्लॉइज बड़ा फ्रॉड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, दीज आर सम ऑफ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अगर आपके ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम ये फैक्टर्स नजर आते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 इज योर इंसेंटिव या प्रेशर, उसको दिखाई दे रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रेशर है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, आपको दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, आपके एम्प्लॉय सीरियस नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो फ्रॉड हो सकता है। तीसरी, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है फ्रॉड करने का, उनका करेक्टर होता है फ्रॉड करने का, राइट, वो इंटरनल कंट्रोल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आपके ऑडिटर को कैसे दिखाई देगा, वो इससे इंक्वायरी जब करेगा आपकी मैनेजमेंट से, उसके एम्प्लॉय से, जब वो रिस्क की असेसमेंट कर रहा होगा ऊपर, राइट, जो हमने देखा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिस्क की असेसमेंट करनी है, तो उसको समझ में आएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनका एटीट्यूड क्या है, वो कैसे अपने इंटरनल कंट्रोल को लेते हैं, कितना सीरियस उनको लेते हैं, राइट। इतनी ज़्यादा डिस्कशन इसलिए कर दी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको सीए फाइनल वाले बच्चों को बोल रही हूँ, याद ही करना है कोई क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को याद करना। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड को लेकर। ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो ऐसे नंबर 200 की लिखी है कि हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो फ्रॉड हो, फ्रॉड की वजह से हो या फिर एरर की वजह से हो। उसके साथ साथ आपकी ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑडिटर कितनी भी अच्छे से प्लानिंग कर ले अपनी ऑडिट की, कितने भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर ले ऑडिट की, फिर भी वो 100% एश्योरेंस कभी नहीं ले पाएगा। मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से होती हैं, उन मिस स्टेटमेंट को ढूंढ पाना मुश्किल है एज कंपेयर टू उन मिस स्टेटमेंट को ढूंढ पाना जो एरर की वजह से होती हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप फ्रॉड करते हो, इंटेंशनली किसी भी मिस स्टेटमेंट को करते हो, उस टाइम पे आप कोशिश करते हो कि उस फ्रॉड को छुपाया भी जाए, मतलब वहां पे आप टेक्निक लगाते हो टू कंसील द फ्रॉड। इसीलिए जो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से होती हैं उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ अगला पॉइंट ये कहता है कि जहां पे मैनेजमेंट आपकी इन्वॉल्व है फ्रॉड में, उस फ्रॉड को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो ये सारी बातें ओल्ड हैं जो ऐसे नंबर 200 की हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे नंबर 240 की, मतलब आपके ऑडिटर को क्या क्या चीज़ करनी है जब वो ऑडिट करने जाएगा, अगर उसको अपने ऐसे नंबर 240 के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं तो। नंबर 1, ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो उसको अपना एटीट्यूड रखना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, उसको हमेशा अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट, सारे सर्कमस्टांसिस को, सिचुएशन को देख कर चलना है कि कहीं कोई फ्रॉड की इंडिकेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी सिचुएशन तो एग्जिस्ट नहीं करती कि फ्रॉड हो सकता है, तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। उसके साथ साथ अगर उसको कोई ऐसी कंडीशन आइडेंटिफाई होती है जिससे उसको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो डॉक्यूमेंट मैं पढ़ रहा हूँ वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट वहाँ पे करना चाहिए। फिर कहता है कि आपके ऑडिटर को अपनी जो इंगेजमेंट टीम है उसके साथ क्या करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। अगर उसको कोई भी ऐसा इवेंट मिलता है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन मिलती है जिसपे उसको सस्पिशन अराइज होती है कि इस ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हो सकता है, तो उसको अपनी इंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करनी चाहिए। उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, ये मैं बता चुकी हूँ, इन ऑर्डर टू एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्रॉड हो रही है, राइट। अब दोबारा से, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अब मैं बता देती हूँ क्या हमने अभी तक किया। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एस नंबर 240, 3 चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, राइट। उसके बाद जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो क्या है कि कौन कौन से वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। अगेन 3 पॉइंट, कौन कौन से, नंबर 1 प्रेशर, इंसेंटिव्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, और तीसरा आपका रैशनलाइजेशन, राइट।
उसके बाद दो टाइप से मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, उसके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। अगर आप देखोगे जितना भी टाइम अभी हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है क्लास लंबी हो चुकी है, बट एनीवेज जितना भी टाइम अभी हुआ है उसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है और इतना ही आपको याद होना चाहिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड हमने अभी क्या देखा कि ऐसे नंबर 240 में आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है क्या, मतलब उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट ऐसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर लगाता है। पहली चीज, जब भी वो ऑडिट करने जाएगा आप उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। दूसरी चीज, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब कि उसको अलर्ट रहना है, राइट। अगर उसको ड्यूरिंग दी ऑडिट कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा सर्कमस्टांस मिलता है कि उसको इंडिकेशन मिले कि शायद हो सकता है फ्रॉड हो, तो उसको इमीडिएटली अपने एंगेजमेंट टीम के लोगों को बताना है, उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू एसेस एंड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच मे हैपन बिकॉज ऑफ फ्रॉड। ये सारी रिक्वायरमेंट ऐसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर लगाता है। कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपका ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, वो है सबसे पहले इंक्वायरी करना। आपका ऑडिटर इंक्वायरी किससे करेगा, मैनेजमेंट से करेगा। क्या क्या इंक्वायरी करेगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम घुस गए कहाँ पे, ऑडिट प्रोसीजर वाले पॉइंट में, कि हमने ऊपर देखा था कि आपके ऑडिटर को 3 चीजें करनी थी। एक, उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे, दूसरा रिस्पॉन्सेज, और तीसरा फाइनली उसको रिस्पॉन्ड करना था। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप में हैं, आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर कौन सा होता है, इंक्वायरी। आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। किस किस चीज़ की इंक्वायरी करेगा, वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि मैनेजमेंट आप अपनी रिस्क की असेसमेंट कैसे करते हो, राइट। मतलब मैनेजमेंट किस वे से रिस्क की असेसमेंट करती है, और जो भी आपका वे है उसका नेचर क्या है, किस एक्सटेंट की आप चेकिंग करते हो और किस फ्रीक्वेंसी पे आप असेसमेंट करते हो। उसके साथ साथ मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है रिस्क को आइडेंटिफाई करने की, रिस्क के अगेंस्ट अपने रिस्पॉन्सेज को जनरेट करने की। मैनेजमेंट ये जो रिस्क उसने आइडेंटिफाई करे, इन रिस्क की कम्युनिकेशन कैसे करती है TCWG को। मैनेजमेंट अपनी एथिकल बिहेवियर्स को, अपनी पॉलिसीज को, क्या मेरी पॉलिसीज है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे कम्युनिकेट करती है। और अगर किसी एंटिटी में एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपका ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्ट को भी पढ़ सकता है, उनसे भी इंक्वायरी कर सकता है कि क्या उनकी नज़र में ड्यूरिंग द ऑडिट कोई भी फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ या कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑडिटर इंक्वायरी में लेकर आएगा। दोबारा से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इंक्वायरी कौन कौन सी हो सकती है, मैनेजमेंट कैसे एसेस करती है अपने रिस्क को, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से होता है। मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है रिस्क को। मैनेजमेंट इस जो उसने अपना रिस्क आइडेंटिफाई किया उसके जो रिस्पॉन्सेज थे, उस रिस्पॉन्सेज की कम्युनिकेशन TCWG को कैसे करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे बताती है कि मेरे कोड ऑफ एथिक्स क्या है, मतलब मेरे एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कम्युनिकेट करती है। और अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है और उस लिस्टेड एंटिटी के अंदर एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और अगर उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन से भी आप इंक्वायरी कर सकते हो कि क्या ड्यूरिंग द ऑडिट आपको कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ या सस्पेक्टेड हुआ या नहीं, राइट। दूसरी इंक्वायरी आप किससे करोगे, अपनी TCWG से आप इंक्वायरी कर सकते हो। TCWG से करोगे क्या, TCWG का काम क्या होता है, ओवरसाइट करना। तो जो आपकी मैनेजमेंट ने अपने आइडेंटिफाई किए हुए रिस्क आपकी TCWG को बताए, आपकी मैनेजमेंट, आपके TCWG का उसके ऊपर क्या एक्शन था, उसने ओवरसाइट कैसे करी, इस चीज़ की आप इंक्वायरी करोगे। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर ये भी पूछेगा TCWG से, क्या ड्यूरिंग द ऑडिट TCWG तुम्हारी मैनेजमेंट ने कोई भी फ्रॉड तुम्हें कम्युनिकेट किया, चाहे आइडेंटिफाइड फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड, या तुम्हारे इंटरनल ऑडिटर ने क्या तुम्हें कोई फ्रॉड कम्युनिकेट किया, या कोई थर्ड पार्टी ने तुम्हें कोई फ्रॉड कम्युनिकेट किया। ये सारी चीज़ें भी आपका ऑडिटर इंक्वायरी में पूछेगा TCWG से। उसके बाद आपका ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस को लेकर which may be indicative of fraud। कोई और अदर इंफॉर्मेशन जो आपके ऑडिटर को मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट which may be indicative of fraud, उसको भी लेकर आपका ऑडिटर अलर्ट रहेगा। आपका ऑडिटर इवेल्युएट करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर, हमने ऊपर देखे वही फैक्टर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, आपका ऑडिटर उन फैक्टर्स को इवेल्युएट करेगा इस चीज को असर्टेन करने के लिए कि क्या कोई फ्रॉड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट।
और उसके साथ साथ उसको इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ऑडिट एविडेंसेस की। अब ये इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस है क्या? देखो, आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर से उसको क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंसेस। तो अगर आपका ऑडिटर जनरली ऑडिट करते वक्त ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था और उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले कि मेरी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, तो क्या वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से तो नहीं है? इस चीज को आपके ऑडिटर को इवेलुएट करना है। और अगर आपके ऑडिटर को ऐसी मिस स्टेटमेंट मिलती है जहां पे उसको पता है कि मेरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपका ऑडिटर अपनी जो उसने इनिशियल रिस्क की असेसमेंट करी थी, उस रिस्क की असेसमेंट को वो री इवेलुएट करेगा और वो ये भी देखेगा कि जो उसके रिस्पॉन्सेस थे, क्या उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर जो उसके रिस्पॉन्सेस थे उसका नेचर, टाइम, एक्सटेंट तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके ऑडिटर को कंफर्म हो जाता है कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फ्रॉड की वजह से, तो उसकी इंप्लीकेशन इवेलुएट करेगा कि इसका इफेक्ट मेरी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है। और अगर वो कंक्लूड नहीं कर पाता है, उस केस में भी वो ये देखेगा कि मुझे कोई भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाए, तो इसका इफेक्ट मेरी रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है। ये आपका प्रोसीजरल पार्ट है, राइट। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपका ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा एंगेजमेंट के साथ। उस केस में आपके ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूं एंगेजमेंट के साथ, तो क्या मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मुझे जाने से पहले, इस एंगेजमेंट को छोड़ने से पहले अगर मैं इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे किस किस को कम्युनिकेशन करना है। तो आपका ऑडिटर अगर विड्रॉ करने का सोचता है तो वो डिस्कस करेगा इस मैटर को कि वो कौन से ऐसे रीजन थे जिन रीजंस की वजह से मैं विड्रॉल कर रहा हूं ऑडिट एंगेजमेंट से। किसके साथ डिस्कस करेगा? आपकी मैनेजमेंट और TCWG के साथ वो डिस्कस करेगा। उसके साथ साथ वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि क्या उसकी कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जहां पे उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी भी लीगल अथॉरिटी के साथ या रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, राइट। आपका ऑडिटर एक काम और कर सकता है, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? ये SA नंबर 580 वाली। आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, मतलब वो मैनेजमेंट को बोलेगा, मैनेजमेंट मुझे लिख के दो कि तुम अंडरस्टैंड करते हो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, उनको डिज़ाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है, उनको मेंटेन करना है। कौन से इंटरनल कंट्रोल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर लिख के ले लेगा कि जो भी डिस्क्लोजर आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हैं वो डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएट हैं, और जो भी आपकी मैनेजमेंट की असेसमेंट, मतलब आपकी मैनेजमेंट ने भी ऊपर रिस्क की असेसमेंट करी थी, उसके जो भी रिजल्ट थे, दोज रिजल्ट्स हैव बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कोई भी ऑडिटर की नॉलेज में कोई फ्रॉड था, या एक सेकेंड यार, ओके, और ड्यूरिंग द कोर्स अगर ऑडिटर की नॉलेज में, मतलब आपकी मैनेजमेंट की नॉलेज में कोई भी फ्रॉड था, आपकी मैनेजमेंट ने उस फ्रॉड को आपके ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है। मतलब कोई फ्रॉड अगर आपकी मैनेजमेंट को TCWG को किसने बताया था, मतलब आपकी TCWG को कोई फ्रॉड बताया था, मैनेजमेंट ने, उसके एम्प्लॉयज़ ने या थर्ड पार्टी ने कोई फ्रॉड बताया था, तो आपके ऑडिटर को उस फ्रॉड को आपकी मैनेजमेंट ने बता दिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑडिटर, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। दोबारा से बता देती हूँ अभी तक किया क्या है। मैं बार बार बैक में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आपको आपके दिमाग में वो माइंड मैप बैठना चाहिए कि ऐसे का क्या है, क्योंकि ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं बीच में, प्रोसीजर्स भी आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है इस ऐसे में। इसी वजह से मुश्किल लगता है स्टैंडर्ड। सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 पॉइंट। 2 टाइप की मिस स्टेटमेंट, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होगी जिसे हम फ्रॉड कहेंगे। कौन कौन सा? एक तो आपके मेरे साथ बोलो, अभी तो आपको याद होगा, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जांपल्स देखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा? फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 कौन कौन से? इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज और रैशनलाइजेशन। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम गए आपके रिक्वायरमेंट क्या है एसए नंबर 240 की, मतलब एसए नंबर 240 आपके ऑडिटर को क्या करने को कहता है? एसए नंबर 240 कहता है ऑडिटर तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करके रखना। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई भी ऐसा इवेंट तुम्हें दिखाई दे जिस इवेंट की वजह से तुम्हें लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, अपनी इंगेजमेंट टीम के साथ तुम उसको डिस्कस करना। उसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तुम्हें परफॉर्म करने हैं। फिर हम घुसे कहाँ पे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या हमने देखा कि आपका ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, इंक्वायरी करेगा आपकी टीसीडब्ल्यूजी से। वो सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे कवर करे। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है तो आपके ऑडिटर को अलर्ट होकर चलना है कि कहीं उन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड तो नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन आपका ऑडिटर वहाँ पे कंसिडर कर सकता है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड। फिर हमने देखा इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कि आपके ऑडिटर को अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिली है तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि क्या वो मिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। राइट, आपका ऑडिटर क्या ले सकता है? मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, मैनेजमेंट से वो लिखवा के ले सकता है कि मैनेजमेंट अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि उसको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं ताकि फ्रॉड ना हो। मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि उसको डिस्क्लोजर देने हैं। मैनेजमेंट मतलब आपकी टीसीडब्ल्यूजी को कोई भी फ्रॉड आपकी मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया था, थर्ड पार्टी ने रिपोर्ट किया था या एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया था, आपकी मैनेजमेंट ने उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी। मूविंग फॉरवर्ड टू कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, वो कहता है कि अगर आपके ऑडिटर को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगती है या कोई भी फ्रॉड पता लगता है, चाहे वो आइडेंटिफाइड फ्रॉड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो उसको किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। राइट, और अगर आपकी मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है उस केस में तुम उसको किसको कम्युनिकेट करोगे? टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे। राइट, तो ये कम्युनिकेशन वाला पॉइंट तुम पढ़ सकते हो, इट्स सुपर इजी। डॉक्यूमेंटेशन वाला अगेन जो तुमने अभी तक किया उसकी क्या करनी है? तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करनी है। एग्जाम में यहाँ से कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में फाइनल लेवल पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इंटर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है रिस्पॉन्सेज वाला पार्ट। राइट, हमने 3 चीज़ें बोली थी, 3 चीज़ें कौन कौन सी? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जिसमें हमने इंक्वायरी देखी, इंक्वायरी मैनेजमेंट से, इंक्वायरी टीसीडब्ल्यूजी से। राइट, उसके बाद हमने बोला था रिस्पॉन्सेज जनरेट करने हैं। तो ये क्या है? आपके रिस्पॉन्सेज हैं। सबसे पहले आपका ऑडिटर जनरेट करेगा, बनाएगा ओवरऑल रिस्पॉन्सेज, मतलब आपका ऑडिटर विल डिटरमाइन कि उसके ओवरऑल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे उसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो उसने आइडेंटिफाई किया है बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो उस टाइम पे आपका ऑडिटर किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा जब वो अपने रिस्पॉन्सेज को जनरेट कर रहा होगा, डिटरमाइन कर रहा होगा? नंबर 1 वो ये देखेगा कि जब वो असाइन कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी इंगेजमेंट टीम के लोगों को तो वो कंसिडर करेगा उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी एबिलिटी। राइट, और उनके किए हुए काम की उसकी क्या करेगा? वो सुपरविजन करेगा। उसके साथ साथ वो इवेल्युएट करेगा कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी मैनेजमेंट चूज कर रही है क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट हैं। मोस्टली उन केसेस में जहाँ पे मैनेजमेंट के एस्टिमेट ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जानबूझ के मिस एप्लीकेशन कर रही हो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की। दोज मे बी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। राइट, आपका ऑडिटर चाहे तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का सब्सटेंस भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब सरप्राइज एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो यार इसकी बैटरी गई, अगेन गिव मी 2 मिनट्स यार। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मान लो कि नॉर्मली आपकी जो ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है आपकी इन्वेंटरी की वो करता है 31 मार्च को, तो सडनली इस बार क्या कर सकता है कि 31 मार्च से पहले कर ले, तो दैट इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये भी आपके रिस्पॉन्सेज का ही हिस्सा होता है। राइट, फिर होता है कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं असर्शन लेवल पे। मतलब मान लो कि आपके ऑडिटर को डाउट है, सिचुएशन क्या है, उसको डाउट है कि जितनी इन्वेंटरी आपकी मैनेजमेंट कह रही है
कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, आपके ऑडिटर को लगता है कि उतनी इन्वेंट्री आपकी मैनेजमेंट के पास है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपके ऑडिटर को कंफर्ट किसके ऊपर लेना है, एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री कर सकता है। तो ये सारे आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है एट द असर्शन लेवल। उसके साथ साथ जहाँ पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है, मतलब आपकी मैनेजमेंट ही कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, ऐसा आपके ऑडिटर को पता लगा जब उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उस केस में उसके अगेंस्ट जब वो रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा तो क्या कर सकता है, वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी कि वो अनयूजुअल एडजस्टमेंट जो आपकी मैनेजमेंट कर रही है वाइल टेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उनको रिव्यू कर सकता है, राइट। सो दिस वॉज योर एसे नंबर 240। अब इसको मैं समराइज करूँ, क्लास लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई विल समराइज सो दैट आपके लिए इट शुड बिकम सुपर ईजी, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। पूरे स्टैंडर्ड को बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टैंडर्ड है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी इसको कवर कराने की। मैं समराइज करूंगी, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऐसे नंबर 240 किसकी बात करता है, ऐसे नंबर 240 बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फ्रॉड जो होता है आपके एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। 3 बातें आपका ऐसे नंबर 240 बोलता है, 3 ऑब्जेक्टिव लगाता है। नंबर 1, ऐसे 240 कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो आपके एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रॉड। दूसरा, आपको परफॉर्म करने हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और आपको ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तीसरा, आपको रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली इन रिलेशन टू दैट फ्रॉड जो आपको आइडेंटिफाई हुआ है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड था, राइट। उसके बाद हमने क्या समझा कि आपके फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, प्रिवेंट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर हमने समझा कि फ्रॉड है क्या, एक इंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड 2 टाइप की इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है। नंबर 1 इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नंबर 2 इज योर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जांपल्स क्या हैं और आपके मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के एग्जांपल क्या हैं। उसके बाद हम पहुंचे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो है आपके फ्रॉड रिस्क के फैक्टर्स। 3 फ्रॉड रिस्क के फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1, अगर कोई प्रेशर है, कोई इंसेंटिव है तो वो एक इंडिकेशन है कि फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, उसमें भी हमने क्या देखा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और एडवर्स रिलेशनशिप। दूसरा क्या, अपॉर्चुनिटीज, मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, आपकी मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है आपके एम्प्लॉइज को, तो वहां पे भी फ्रॉड हो सकता है। तीसरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाज रैशनलाइजेशन। कई लोगों का कैरेक्टर ही होता है चोरी करने का, फ्रॉड करने का, वो डिसरिगार्ड करते हैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को, तो वो भी एक इंडिकेशन है फ्रॉड की, राइट। उसके बाद हम कहां पे पहुंचे, हम पहुंचे रिक्वायरमेंट ऑफ एसे नंबर 240 कि एसे नंबर 240 आपके ऑडिटर के ऊपर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगाता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। तो पहली उसने क्या बोला कि आपके ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको जो भी इंडिकेशन मिली, कोई भी फ्रॉड मिले या आइडेंटिफाइड फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड, अपनी इंगेजमेंट टीम को बताना है, उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में जब हम घुसे तो हमने क्या देखा, वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से पूछेगा मैनेजमेंट तुम कैसे एसेस करते हो अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से होता है। मैनेजमेंट तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो टू द रिस्क, राइट। मैनेजमेंट तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो इस आइडेंटिफाइड रिस्क को अपनी टीसीडब्ल्यूजी को। मैनेजमेंट तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को, अपने कोड ऑफ एथिक्स को, अपने एम्प्लॉइज को। और अगर वहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से भी इंक्वायरी करेगा। उसके बाद जब वो रिस्क की असेसमेंट कर रहा था तो उसने इंक्वायरी किससे करी, टीसीडब्ल्यूजी से। टीसीडब्ल्यूजी तुम कैसे ओवरसाइट करते हो इस रिस्क की असेसमेंट के एंटायर प्रोसेस को। क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टीसीडब्ल्यूजी, क्या तुम्हें कोई भी फ्रॉड किसी ने रिपोर्ट किया है, ये सारी चीजें आपका ऑडिटर वहां पे करेगा। उसके बाद एसे नंबर 240 ने कहा कि जब भी ऑडिट कर रहा होगा ऑडिटर, उस केस में जो भी आपके अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होंगे तो उन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को लेकर भी आपका ऑडिटर अलर्ट रहेगा कि ही वो इंडिकेशन तो नहीं है फ्रॉड के, या जो भी अदर इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है जो एक उसके ऊपर डाउट डाल सकती है या जिनकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, उन सारी चीजों को भी ध्यान में लेकर आपका ऑडिटर चलेगा। फिर हमने बात करी आपका ऑडिटर इवेलुएट करेगा जब ऑडिट एविडेंसेस को, तो वो उन मिस स्टेटमेंट को लेकर अलर्ट रहेगा जो मिस स्टेटमेंट इंडिकेशन हो सकती है फ्रॉड की, राइट।
उसके बाद हमने क्या देखा कि आपके ऑडिटर को कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, जो भी फ्रॉड उसको मिले हैं, चाहे वो आइडेंटिफाइड है मतलब मिले हैं या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है, टू द TCWG। आपका ऑडिटर चाहे तो मैनेजमेंट से TCWG से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मांग सकता है। ये जो भी सारे काम करे, राइट, इंक्लूडिंग जो वो रिस्पॉन्सेज बनाएगा, वो सारी चीज़ों की उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। रिस्पॉन्सेज हमने 3 लेवल पे देखे, रिस्पॉन्सेज एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल, एट द असर्शन लेवल, और जहाँ पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है। ये आपका ऐसे नंबर 240 था। ओके मैंने इतना टाइम इस क्लास को इतना लगा दिया क्योंकि एक तो ना मेरे अंदर पता नहीं कीड़ा है कि मेरे को समझ में ऐसा लगता है कि जब तक मैं उसको अच्छे से नहीं कराऊंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट एट द एंड मैंने आपको एक समरी दी है, मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक समरी है, ताकि अगर किसी बच्चे को समरी देखनी है तो वो समरी देख सकता है, राइट। या बाद में जब आप 1 डे बिफोर जब रिवीजन कर रहे होगे और उस टाइम पे आपको समरी देखनी है तो आप समरी सुन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास। हैव अ ग्रेट डे और नाइट। जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट एज ऑफ येट। और लाइट भाग चुकी है, मुझे नहीं पता लास्ट में जाते जाते इस वीडियो की क्वालिटी कैसे हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। ठीक है बाय बाय बाय।